किसान। इस रचनात्मक कार्यक्रम में सभी बातों का समावेश नहीं हुआ है। स्वराज्य की इमारत एक जबरदस्त चीज है जिसे बनाने में 80 करोड़ हाथों को काम करना है। इन बनाने वालों में किसानों की यानी खेती करने वालों की तादाद सबसे बड़ी है। सच तो यह है कि स्वराज्य की इमारत बनाने वालों में ज्यादातर करीब 80% वही लोग हैं, इसलिए असल में किसान ही कांग्रेस हैं। ऐसी हालत पैदा होनी चाहिए। आज ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब किसानों को अपनी अहिंसक ताकत का ख्याल हो जाएगा तो दुनिया की कोई हुकूमत उनके सामने टिक नहीं सकेगी। हुकूमत को हथियाने के लिए खेली जाने वाली राजनीति की चालों में किसानों का कोई उपयोग न होना चाहिए। उनके ऐसे अनुचित उपयोग को मैं अहिंसक पद्धति का विरोध समझता हूं। जो किसानों या खेतिहरों को संगठित करने का मेरा तरीका जानना चाहते हैं, उन्हें चंपारण के सत्याग्रह की लड़ाई का अध्ययन करने से लाभ होगा। हिंदुस्तान में सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण में हुआ था। उसका नतीजा कितना अच्छा निकला, यह सारा हिंदुस्तान भली भांति जानता है। चंपारण का आंदोलन आम जनता का आंदोलन बन गया था और वह बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक पूरी तरह अहिंसक रहा था। उसमें कुल मिलाकर कोई 20 लाख से भी ज्यादा किसानों का संबंध था। 100 साल पुरानी एक खास तकलीफ को मिटाने के लिए यह लड़ाई छेड़ी गई थी। इसी शिकायत को दूर करने के लिए पहले कई खूनी बगावतें हो चुकी थीं। किसान बिल्कुल दबा दिए गए थे, मगर अहिंसक उपाय वहां 6 महीनों के अंदर पूरी तरह सफल हुआ। किसी तरह का सीधा राजनीतिक आंदोलन या राजनीति के प्रत्यक्ष प्रचार की मेहनत किए बिना ही चंपारण के किसानों में राजनीतिक जागृति पैदा हो गई। उनकी शिकायत को दूर करने में अहिंसा ने जो काम किया, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाने से वे सब राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर खिंच आए और बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद व बाबू राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में सत्याग्रह की पिछली लड़ाइयों में उन्होंने अपनी ताकत का पूरा परिचय दिया। इनके सिवा खेड़ा, बारडोली और बोरसद में किसानों ने जो लड़ाइयां लड़ी, उनके अध्ययन से भी पाठकों को लाभ होगा। किसान संगठन की सफलता का रहस्य इस बात में है कि किसानों की अपनी जो तकलीफें हैं, जिन्हें वे समझते और बुरी तरह महसूस करते हैं, उन्हें दूर कराने के सिवा दूसरे किसी भी राजनीतिक हेतु से उनके संगठन का दुरुपयोग न किया जाए। किसी एक निश्चित अन्याय या शिकायत के कारण को दूर करने के लिए संगठित होने की बात वे झट समझ लेते हैं। उनको अहिंसा का उपदेश करना नहीं पड़ता। अपनी तकलीफों के एक कारगर इलाज के रूप में वे अहिंसा को समझकर उसे आजमा और फिर उनसे कहा जाए कि उन्होंने जिसे आजमाया है वही अहिंसक पद्धति है, तो वे फौरन ही अहिंसा को पहचान लेते हैं और उसके रहस्य को समझ जाते हैं। जिन कांग्रेस जनों को इसमें दिलचस्पी हो, वे ऊपर के इन उदाहरणों का अध्ययन करके जान लें कि किसानों के बीच रहकर उनकी सेवा का काम किस तरह किया जाए। मैं यह मानता हूं कि किसानों के संगठन का जो तरीका कुछ कांग्रेस जनों ने अपनाया है, उससे किसानों को जरा भी फायदा नहीं हुआ, उल्टे शायद नुकसान हुआ होगा। लेकिन फायदे और नुकसान की बात को छोड़कर भी मुझे यह तो कहना ही होगा कि उनका अपनाया हुआ तरीका अहिंसा का तरीका नहीं है। कहना न होगा कि इन कार्यकर्ताओं में से कुछ साफ साफ इस बात को स्वीकार करते हैं कि वे अहिंसक तरीके को नहीं मानते। ऐसे कार्यकर्ताओं को मेरी सलाह है कि वे अपने काम के सिलसिले में कांग्रेस के नाम का उपयोग न करें और कांग्रेसी के नाते काम न करें। अब तक मैंने जो कुछ कहा है, उससे पाठकों को यह मालूम हो चुका होगा कि किसानों और मजदूरों को अखिल भारतीय पैमाने पर संगठित करने की जो होड़सी लगी हुई है, उससे मैं क्यों दूर रहा हूं। हम सब मिलकर एक ही दिशा में आगे बढ़े तो कितना अच्छा हो, लेकिन हमारे देश जैसे बड़े देश में यह शायद होगा नहीं। खैर, जाने दीजिए इन सब बातों को। यह सच है कि अहिंसा के रास्ते किसी पर किसी तरह की जबरदस्ती नहीं की जा सकती। अहिंसक पद्धति का प्रत्यक्ष कार्य और केवल तर्क से सिद्ध होने वाली दलीलें, ये दोनों मिलकर अपना काम किए बिना न रहेंगे। मेरी यह राय है कि कांग्रेस को अपनी देखरेख में एक ऐसा विभाग खोलना चाहिए जो मजदूरों की तरह किसानों या खेतिहरों के भी सवालों को हल करने का काम करे।